हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे आप सबको पता है कि मैक्सिमम जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करें तो उसके थ्योरेटिकल सेशन भी जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे और नॉमेरिकल सेशन भी जा रहे हैं। जो 11, 12 IIT JEE नीट के स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आप लोग को फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और आप यहाँ पे अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करें ताकि और भी फैकल्टी को हम ऐड ऑन कर पाएँ और आपको एक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट और इफ़ेक्टिव कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी और हम लोग बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का मोटिवेशंस आप हैं। तो बेसिकली मैं ये बता दूं, RS अकेडमी फाउंडर एंड MD जो हैं अनुज कुमार मिश्रा सर हैं, जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं। उनका नेचर, बिहेवियर आपने देखा होगा, तो वो काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जो बच्चे 11, 12 IIT JEE या नीट का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं या जो गांव के बच्चे होते हैं उनको कंटेंट नहीं मिल पाता या उस लेवल पर वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए ये चैनल स्टार्ट किया गया है। तो जैसे कि पता है आपको कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी फिजिक्स का स्टार्ट हो चुका है और बेसिकली मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेशन ही अभी ले रहा हूँ, बाद में देखेंगे और भी कुछ सेशन मेरे आएंगे इस चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे इससे पहले वाला सेशन गया था टॉप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, आपने देखा होगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है 11th के लिए भी, IIT JEE और नीट के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या जब आप IIT JEE या नीट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और जो भी मैं सेशन अभी ले रहा हूँ करेंटली वो सारे PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए। ये खास करके वैसे क्वेश्चन हैं जो नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन्स ना हो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पार्ट 1 जा चुका है यूट्यूब चैनल पे, पहले उसे देखेंगे, फिर आप पार्ट 2 यहाँ पे देखेंगे। ये पार्ट 2 होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और हम लोग 5-5 क्वेश्चन फिलहाल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगा जैसे जैसे आप हमें सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन है जो नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। पूरी बारीकी से देखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे इस पर क्वेश्चंस अगर आता है तो। क्या करे, द यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज़ Y। क्या करे कि कोई वायर है, अ वायर इज़ टेकन एज एग्जाम्पल और इसका लेंथ क्या दिया हुआ है L और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है स्मॉल r। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कि एक ये वायर है जिसका लेंथ L है और इसका रेडियस ये R है। तो ये वायर जो होगा किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, जनरली ये कॉपर का बना होता है, मटेरियल का बना होगा। अगर और कह रहा है कि इसका यंग्स मॉडुलस जो है, इसका यंग्स मॉडुलस क्या है, कैपिटल Y है। कहीं कहीं यंग्स मॉडुलस को आप बुक में देखेंगे कैपिटल E से भी इंडिकेट किया जाता है, लेकिन यहाँ Y दिया हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इफ़, अगला क्वेश्चन, इफ़ लेंथ इज़ रिड्यूस टू L/2। अब क्या कर रहा है कि पहले लेंथ L था, अब इसे फोर्स लगा के, ऑब्वियस सी बात, आप फोर्स लगा के ही रिड्यूस करेंगे। अब इसका नया लेंथ जो होगा L/2 हो गया और रेडियस घट के क्या से क्या हो गया, R/2 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, व्हाट इज़ द यंग्स मॉडुलस। तो पहले आप जान लें, यंग्स मॉडुलस जो होता है मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ होता है। यंग्स मॉडुलस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो अगर ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होगा तो चाहे आप इसका लेंथ रिड्यूस कर दें या इंक्रीज कर दें, क्या उस पर ये डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिजिकल डायमेंशनल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है, यानी फिजिकल
डायमेंशनल क्वांटिटी से ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट होगा। इट ओनली डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हर, आप जानते हैं कि हर मटेरियल का यंग्स मॉडुलस क्या होता है, अलग अलग होता है, और वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो आप कहेंगे, चाहे देखिए एक लाइन में, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक लाइन में आंसर कर सकते हैं। चाहे आप लेंथ को बढ़ा दें या रेडियस को बढ़ा दें, लेंथ को घटा दें या रेडियस को घटा दें, उस मटेरियल के यंग्स मॉडुलस की प्रॉपर्टी पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आप कहेंगे इन दैट सिचुएशंस दैट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, सो द आंसर इज ओनली वाई। जो इसका यंग्स मॉडुलस होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। देखिए कितना आसान है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या करा, इफ यंग्स मॉडुलस टू बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस आपका y दिया हुआ और बल्क मॉडुलस आपका b दिया हुआ, कह रहा है कि देन द पॉइजन्स रेशियो इज, क्या करा, इफ वन यंग्स मॉडुलस y इज, यहाँ पे क्वेश्चन मिस हो गया, इक्वल टू है, यानी क्वेश्चंस में है कि अगर यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस के बराबर है तो इसका पॉइजन्स रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है व्हेन द यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस b, तो कर रहा है आपसे कि पॉइजन्स रेशियो म्यू का वैल्यू क्या होगा। आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपने ये रिलेशंस देखा होगा, E इक्वल टू होता है 2g1 प्लस न्यू, जहाँ E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस कहते हैं, और G को मॉडुलस ऑफ शियर या शियर मॉडुलस कहते हैं, और म्यू आपका पॉइजन्स रेशियो है। उसी तरह से एक और रिलेशंस होता है जब आगे आप पढ़ेंगे 3k1 माइनस 2 म्यू, जहाँ पे E क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, और K या आप यहाँ B कहें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3b1 माइनस 2 म्यू, जहाँ B क्या अपना बल्क मॉडुलस है, क्या है, बल्क मॉडुलस, और E क्या अपना यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस। तो ये सही है, बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस की हम बातें कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि अगर y b के बराबर हो जाए तो आप इक्वेशन आपके पास ये अप्लाई कर दें। द इक्वेशन इज गिवन एट E इक्वल टू होता है यंग्स मॉडुलस, और हम यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b रिप्लेस कर दें इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू। अब क्या कर रहा है, y और b आपस में बराबर है, तो जब आप पुट करेंगे तो b y की जगह पर 3b 1 माइनस 2 म्यू लिख सकते हैं। b से b क्या होगा, कैंसिल होगा। अब यहाँ से 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 1 माइनस 2 म्यू, 1/3 इधर डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 2 म्यू। अब यहाँ इधर 2 म्यू इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। जैसे आप यहाँ 2/3 आएगा तो म्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4/3। टू म्यू, यानी इधर लेके आप पाएंगे 1/3, तो 1 माइनस 2/3 होगा, और 2/3 आप इसको समझेंगे। 2 म्यू इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, जैसे इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस 1/3 होगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3, यानी 2 म्यू इक्वल टू आ गया 2/3। ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से रखेंगे तो 1/3, देखिए आसान है ना निकालना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। द राइट चॉइस विल बी द ए, आपका आंसर दिया हुआ है 1/3। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में ये पूछे गए जो अभी इस सेशन में आप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो पूछा गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आंसर दे पाएंगे। जब भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए तो उसके डेटा आप लिख लें, तभी आप आंसर कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ ए रबर स्ट्रिंग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 100 से डिवाइड करें 10⁻⁻² हो जाएगा मीटर। एंड डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी क्या दिया हुआ, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट होता है, और डेंसिटी को हम रो से इंडिकेट करते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 1.5 kg
पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, और यंग्स मॉडुलस इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस इसका कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू 5 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो इंक्रीज इन लेंथ होगा ड्यू टू इट्स ऑन वेट, इस पे पहले भी सेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंक्रीज इन लेंथ को आप क्या कहते हैं, बेसिकली डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, लोड के कारण डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन को मैंने मान लिया इंक्रीज इन लेंथ डेल एल। अगर लेंथ एल है तो जो इंक्रीज इन लेंथ होगा वो डेल एल होगा। तो आप जानते हैं कि सेल्फ वेट के कारण, ड्यू टू सेल्फ वेट जो डिफॉर्मेशंस होता है डेल एल, वो क्या होता है, डब्लू जो वेट लग रहा है डब्लू एल डिवाइडेड बाई 2AE। मान लीजिए कि सीलिंग की बात कर रहा है कि एक फ़ैन है, उससे वायर को सस्पेंडेड कर दिया गया है, लटका दिया गया है। सपोज ये आपका फ़ैन है, अब इससे एक वायर को क्या किया गया, लटका दिया गया है, यहाँ वायर लटका दिया गया। तो इसमें अपने वेट के कारण, मान लें डब्लू इसका वेट है, तो वेट की वजह से अगर इसका लेंथ एल हो तो वेट की वजह से इसमें कितना डिफॉर्मेशन हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, WL/2AE। और y इसका मैंने यहाँ पर यंग्स मॉडुलस को आप AE लिख सकते हैं या y लिख सकते हैं। तो यहाँ y जूम कर लेते हैं, 2AY हो जाएगा। W क्या है इसका, और डिफॉर्मेशन डेल एल इक्वल टू होगा। W क्या है इसका, वेट है, L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है, 2A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड y इज द यंग्स मॉडुलस। इसको और अच्छे से लिखें आप, तो इस इक्वेशन को हम और अच्छे से लिख सकते हैं, डेल एल इक्वल टू डिफॉर्मेशन इक्वल टू चेंज इन लेंथ। WL को जगह पे अगर आप रिप्लेस करेंगे तो एक इक्वेशन आता है गामा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2E, जहाँ गामा क्या है, स्पेसिफिक वेट है, गामा क्या है, स्पेसिफिक वेट है। और स्पेसिफिक वेट गामा इक्वल टू होता है वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और वेट को आप क्या लिख सकते हैं, मास इंटू जी बाई वॉल्यूम, और मास बाई वॉल्यूम को आप क्या कहते हैं, डेंसिटी इंटू जी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे डेल एल इक्वल टू, क्योंकि डेंसिटी आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे रोजी पुट कर देंगे, यहाँ गामा की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, स्पेसिफिक रोजी। तो इक्वेशन क्या बनेगा, रोजी L स्क्वायर बाई 2y, यहाँ भी आप y पुट कर लें। तो एक डिफॉर्मेशंस का इक्वेशन देखिए कितना बन गया। पहला इक्वेशन आपका बन गया, मैं लिख देता हूँ, WL इक्वल टू जो इक्वेशन दे उसका इस्तेमाल कर लेना, WL/2AE। अगर वेट दिया हो, एरिया दिया हुआ तो यही इस्तेमाल कर लें, WL इक्वल टू गामा L स्क्वायर बाई 2E। अगर आपको स्पेसिफिक वेट दिया हो तो ये इस्तेमाल कर लें। अगर डेंसिटी दिया हो तो यहाँ पे डेल इक्वल टू आप इस्तेमाल कर लें, ρg L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2E। कितना आसान है। तो ये सारे आपके फार्मूलाज हैं वेट, सेल्फ वेट के कारण, और क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें आप, रो का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.5 SI यूनिट में, सारे यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे एक यूनिट में। जी का वैल्यू 9.81 होता है। L स्क्वायर आप जानते हैं यहाँ दिया हुआ है, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और 2 और y का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10⁸ करेक्ट है। अब यहाँ आप इसे सॉल्व कर लेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.5 इंटू 9.81 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 64 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 10⁸। जब ये ऊपर जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ ये कटेगा, ये भी कटेगा, 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं लगभग इसका वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.3 इंटू 32 इंटू 9.81, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, निगेटिव, तो 8 और 4 12 हो जाएगा। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू देगा टोटल 0.3 इंटू
32 इंटू 9.81, यानी वैल्यू जो होगा आपका जो आपका आएगा 96 इंटू 10⁻⁻12 आएगा। जब इसको आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक अगर वैल्यू आप हटाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर दिया हुआ है बी 9 यानी जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 9.6 इंटू 10⁻11। देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। देख रहे हैं कितनी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है और IIT JEE में भी पूछा गया, तो इसको अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस करना है। अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पे ये रहा। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ, इफ़ स्ट्रेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। ध्यान से पढ़ना है। आप देख रहे हैं यंग्स मॉडुलस से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया। इफ़ स्ट्रेस इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, मान लीजिए स्ट्रेस आप जानते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तभी यंग्स मॉडुलस आता है, और यंग्स मॉडुलस को कहीं कहीं कैपिटल ई से और कहीं कहीं आप देख रहे हैं कैपिटल वाई से इंडिकेट किया गया। तो इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन इसे कहें या इसे चेंज इन लेंथ कहें, यही आपसे पूछा जा रहा है। चेंज इन लेंथ कि कितना लेंथ में चेंजेज होगा अगर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो आप जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू होता है स्ट्रेन मल्टीप्लिकेशन यंग्स मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस के केस में, और शियर स्ट्रेस के केस में मॉडुलस ऑफ शियर आ जाता। स्ट्रेस सिग्मा है, स्ट्रेन को आपने एप्सिलॉन से इंडिकेट करना है, एप्सिलॉन इज द नॉर्मल स्ट्रेन इसलिए, और वाई है। अब क्या करा, सिग्मा और वाई दोनों बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, अगर सिग्मा वाई बराबर है तो पुट कर दें, एक की जगह पर एक रिप्लेस, कोई भी आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो गया 1, और स्ट्रेन इक्वल टू आप जानते हैं चेंज इन लेंथ और इलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है 1, यानी डेल इक्वल टू आ जाएगा L। अगर स्ट्रेस किसी मटेरियल में डेवलप हो जाए, आप ध्यान से सुनेंगे, नोट में इसे लिख भी लेंगे। इफ स्ट्रेस इज डेवलप इन एनी काइंड ऑफ मटेरियल and the stress is taken as the normal stress, then if the stress is equal to the given property of the material Young's modulus, in such conditions the change in length or to the original length have the value is 1, यानी इस कंडीशन में आप कहेंगे स्ट्रेन का वैल्यू 1 होगा and the change in length is equal to the original length। तो सही है, यानी नोट में इसे लिख लेंगे इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, कि अगर स्ट्रेस मटेरियल में डेवलप हो और उस कंडीशंस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस आपस में जब बराबर हो जाए तो जो डिफॉर्मेशन होगा वो ओरिजिनल लेंथ के बराबर होगा और स्ट्रेन का वैल्यू यूनिट होगा। तो आप कहेंगे चेंज इन लेंथ डेल एल, और डेल एल ऐसे भी लिखते हैं इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इन सच कंडीशंस वेयर द वैल्यू वाई इज यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस। करेक्ट, समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव द यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। इनमें से कौन से ऐसे क्वांटिटी हैं जिसका यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं है। इन द गिवन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड आउट which quantity in the given options is not have the unit force per unit area। आप समझ रहे हैं, वैसे क्वांटिटी को हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस के अनुसार ऑप्शन में जिसका यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं हो। करेक्ट, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट व्हेन वी हैव द कॉन्सेप्ट, वी हैव द कंटेंट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, देन यू कैन इजिली आंसर द गिवन क्वेश्चंस। सो आप जानते हैं स्ट्रेस, एक एक करके देख, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट बात कर रहा है, इन एसआई यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यानी स्ट्रेस का है फोर्स पर यूनिट एरिया।
अगला देख लेते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन देख लेते हैं। वी नो डैट स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, और इसका यूनिट मीटर होगा, चेंज इन लेंथ इसका भी मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल होगा तो आप कहेंगे नो यूनिट। यानी स्ट्रेन एक ऐसा क्वांटिटी है जो यूनिटलेस क्वांटिटी है। यंग्स मॉडुलस की देख लेते हैं, सिग्मा इक्वल टू आप जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस। अब स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी है तो आप क्या कहेंगे, यंग्स मॉडुलस का वही यूनिट होगा जो स्ट्रेस का होगा, और स्ट्रेस का यूनिट है एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर आप जानते हैं क्या होता है, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, और एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स का भी यूनिट क्या होता है न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे, प्रेशर का भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस है द एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी also have the same unit Newton per meter square, and now pressure have same unit, but the definition is different, सबके definition अलग अलग है, and now the stress has no unit according to the explanation. So we find out the in the given option strain एक ऐसा क्वांटिटी है जो एक यूनिटलेस है और उसी का यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होगा। तो दिए हुए आंसर में स्ट्रेन आपका क्या है, सही है। तो आज का आपका ये सेशन रहा। जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का पार्ट 2 का क्वेश्चन रिवाइज किया जो नीट और आईटी जेई में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखा आपने, 2 देखा, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा एक भी क्वेश्चन आपने नहीं देखा जिसमें डायरेक्ट ऑप्शन चुना जा सके, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट होगा न्यूमेरिकली प्रॉब्लम तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, कंटेंट होगा तभी न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और भी हमारे सेशंस आते रहेंगे, आ रहे हैं रेगुलरली, जैसे मैथ का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का रेगुलर सेशन आपके लिए आ रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस में लेके आ रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे RS अकेडमी पे। इसको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, जितने वीडियो हैं, जितने आपके दोस्त हैं +2 में IIT नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इन सभी इस चैनल को पहुंचाना है, इस चैनल का को ग्रो कराना ये आपकी जिम्मेदारी है। और हमारा टैग लाइन आप जानते ही हैं, हटना नहीं है डटे रहना है, हटना नहीं है डटे रहना है, ये अपना टैग लाइन है RS अकेडमी का। तो तब तक डटे रहना है जब तक कि आप फोड़ ना दें एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ना आ जाए, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हो, IIT जेई के या नीट के, हर तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी इस पे सेशन बढ़ते जाएगा। आप खूब अच्छे से मेहनत करें, स्वस्थ रहें, बाकी टाइम पे आप खाते रहें, और सबसे बड़ी बात है कि अपने पेरेंट्स का इज्जत करते रहें। जितनी अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट देंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ही दुनिया में सब चीज़ हैं आपके लिए। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत चीज़ करते हैं। अब आपका वक्त है, आपका टाइम है कि आप पेरेंट्स के लिए कुछ करें, कुछ बड़ा सोचें, कुछ सही सोचें। हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे रखना है, अपने तैयारी को एकदम हाई लेवल पे रखना है, ऑनेस्टी से काम करना है, ईमानदार बनना है, तभी आप ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। अगर किसी को आप चीट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ पे सक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप चीट करके बढ़ तो सकते हैं लेकिन उस चीज़ को लाइफ टाइम तक कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। तो ऑनेस्टली आपको मेहनत भी करना है और आपको सही डायरेक्शंस में मेहनत करना है, पेरेंट्स का सपोर्ट के साथ मेहनत करना है। जैसे बहुत बड़े फिलोसफर हुआ करते हैं, मैं ऐसे थोड़ा मोटिवेशनल भी आपके लिए कुछ बातें बताऊंगा। जैसे बहुत सारे फिलोसफर हुआ करते हैं, फिलोसफर थे पहले, उनका स्टेटमेंट है कि जिन बच्चों ने पेरेंट्स की उंगलियां पकड़ ली और अपने दूसरे हाथों में बुक्स को पकड़ लिया, वो आगे चल के दुनिया का बादशाह होगा, मतलब वो दुनिया को चेंज कर देगा, इतनी ज़्यादा पोटेंशियल होगी। कंडीशंस क्या है, इफ़ यू मस्ट होल्ड द फिंगर ऑफ योर पेरेंट्स एंड नाउ मस्ट होल्ड इन अदर हैंड्स मस्ट होल्ड द बुक्स इन योर हैंड। अगर ये चीज़ें कॉम्बिनेशंस हो जाएं तो आपको कोई असफल कर ही नहीं सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए खूब अच्छे से तैयारी करना है, स्वस्थ रहना है, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा होनी चाहिए। जैसे जज्बा ऐसी हो कि जब तक हम उस टारगेट को अचीव न कर ले, हम सिर्फ
मेहनती करेंगे और सही डायरेक्शंस में मेहनत करेंगे, सफलता असफलता आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ मेहनत आपके हाथ में है। और मेहनत आप करेंगे ईमानदारी पूर्वक, अपने पेरेंट्स का इज्जत करते हुए मेहनत करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे, तो एक दिन आपका होगा जैसे आप दुनिया को चलाना चाहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।